रैशनल एजेंट को हमने काफ़ी डिटेल से स्टडी कर लिया है, और रैशनल एजेंट में जो लास्ट स्लाइड हमने डिटेल से देखी थी उसमें देखा था कि रैशनैलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओमनी साइंस। ठीक है, ओमनी साइंस का मतलब है कि परफेक्ट होना। ठीक है, तो परफेक्शन और रैशनैलिटी इज़ डिफरेंट थिंग्स। परफेक्शन का मतलब है कि आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या आउटकम आएगी। रैशनैलिटी का आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या आउटकम आएगी, बट आप क्या करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं एक्सपेक्टेड आउटकम को। फिर उसके बाद कुछ फीचर्स हैं एक्सप्लोरेशन का और लर्निंग का और ऑटोनमस का। तो ये तीन फीचर्स अगर हों तो हम कहते हैं हमारा रैशनल एजेंट है। उसके बाद रैशनैलिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं जिनकी मदद से हम रैशनैलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो ये 4 पैरामीटर क्या हैं? पहला पैरामीटर इसके अंदर है परफॉर्मेंस मेजर। ठीक है, परफॉर्मेंस मेजर को हमने डिस्कस किया हुआ है। परफॉर्मेंस मेजर का मतलब ये हमारे लिए हम इस्तेमाल करते हैं टू जज द सक्सेस क्राइटेरिया। ठीक है, ये हमें परफॉर्मेंस मेजर से हमें पता चलता है। परफॉर्मेंस मेजर हम इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अब प्रायर नॉलेज ऑफ द इन्वायरमेंट, कि एक इन्वायरमेंट है उसके मतलब प्रायर नॉलेज आपके पास क्या है। ठीक है, जैसे हमने वैक्यूम क्लीनर की एग्जांपल देखी थी। तो अगर हमारा एजेंट को सेल का की लोकेशंस का पता है, ए और बी, दो सेल की जो उसका पता है कि इसके अंदर दो सेल हैं ए और बी, तो ये उसके पास प्रायर नॉलेज है जो कि उसको डिज़ाइन करते वक्त डिज़ाइनर ने उसको दी हुई है पहले से। और उसके बाद हमारे पास है द पॉसिबल एक्शन द एजेंट कैन परफॉर्म, कि एजेंट क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है। लाइक उसी एग्जांपल के अंदर वो राइट मूव कर सकता है, लेफ्ट मूव कर सकता है, सक का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद है द एजेंट परसेप्ट सीक्वेंस टू डेट, कि एजेंट के अभी तक करंटली अभी तक के जो परसेप्ट सीक्वेंसेस हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो इसमें एक सीक्वेंस परसेप्ट हो सकता है एक एक्टिविटी। तो परसेप्ट सीक्वेंस का मतलब है मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल एक्टिविटीज जो कि ओवर द टाइम पिछले 3-4 मिनट में उसने क्या क्या देखा है। ठीक है जी। तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम कहते हैं पीस प्रॉपर्टीज, पीस कहते हैं। ठीक है, पीस स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस मेजर, इन्वायरमेंट, एक्चुएटर्स और सेंसर्स। तो किसी भी एजेंट के, जो एजेंट है ना बेसिकली ये एक सोल्यूशन है। टू सोल्यूशन टू व्हाट, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। और वो प्रॉब्लम हमारे पास बेसिकली क्या है, एक इन्वायरमेंट जो है वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम उस इन्वायरमेंट के हिसाब से ही हम एजेंट डिजाइन करेंगे, एजेंट तैयार करेंगे। अगर एक इन्वायरमेंट ऐसी है जिसमें वो एजेंट काम ही नहीं कर सकता तो इसका मतलब है वो सोल्यूशन काम नहीं कर रहा। तो कोई किसी भी एजेंट को तैयार करने के लिए, उसको रेडी करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए बड़ा अहम है डिज़ाइन करने के लिए कि वो अपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक हो, उसका सलूशन हो, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम का सलूशन हो, ना कि इन्वायरमेंट में कुछ और प्रॉब्लम है वो कुछ और किया जा रहा है। ठीक है, तो लेट्स सपोज वो एक चेस की गेम है, उसमें एक आपका एजेंट आपने डिज़ाइन किया है, तो वो चेस के बजाय लूडो खेलना शुरू कर दे या लूडो खेलने की कोशिश करे। या वो टैक्सी ड्राइवर है तो वो टैक्सी ड्राइवर के बजाय क्रिकेट खेल रहा हो। ठीक है, तो ये ऐसे थोड़ी हो सकता है। जो एनवायरनमेंट है उसी के मुताबिक आपका एजेंट डिजाइन होगा। तो उसके लिए हमारे पास है पीस। तो पीस करेक्टरिस्टिक जो है हमारे पास, उसमें सबसे पहला परफॉर्म पी फॉर परफॉर्मेंस मेजर है, फिर इन्वायरमेंट है, फिर एक्चुएटर है, फिर सेंसर है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक टैक्सी ड्राइवर है, ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइवर एजेंट है। अगर हमने उसकी पीस को डिस्क्राइब करना हो तो क्या क्या होगा उसके अंदर, तो उसका पॉसिबल परफॉर्मेंस मेजर क्या हो सकता है। एक टैक्सी ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइविंग का ड्राइवर का जो परफॉर्मेंस मेजर है, ये वो सेफ हो, वो सेफ ड्राइव करे। ठीक है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है ये ना हो कि वो पहले चौक पे ठोक दे जाए गाड़ी को। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो सेफ हो, उसकी ड्राइविंग सेफ हो, और वो फास्ट भी हो। ये ना हो कि वो गुजरांवाला से लाहौर जाते हुए 100 साल लगा दे। फास्ट इनफ होना चाहिए, लीगल हो, यानी कि वो लीगल ड्राइव करे। ठीक है, उसको जितनी भी ट्रैफिक कवानीन का पता होना चाहिए, सारे रूल्स का आइडिया हो, पता हो। ठीक है,
कंफर्टेबल राइड होनी चाहिए। तो ये ना हो कि जब आप गुजरांवाला से लाहौर पहुंचे तो आप लहूलुहान हो चुके हो। पहुंच तो गए हैं लेकिन कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। और मैक्सिमाइज प्रॉफिट, और जो वो ड्राइवर है वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, ठीक है। तो ये कुछ परफॉर्मेंस मेजर हो सकते हैं फॉर द ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइविंग। उसके बाद हमारे पास है एक्चुएटर्स। जो टैक्सी ड्राइवर है वो कौन सी इन्वायरमेंट में काम करती है, ठीक है। तो ये रोड्स के ऊपर काम करती है टैक्सी, ठीक है। वेयर अदर ट्रैफिक, वहाँ जहाँ पे दूसरी ट्रैफिक भी है, पैदल चलने वाले हैं, कस्टमर्स हैं जो कि उस आपकी ऑटोमेटेड टैक्सी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो आपसे आके नेगोशिएट कर सकते हैं। वेदर है, वेदर कंडीशन है, बाज़ एरियाज में बड़े हॉट होते हैं, बाज़ एरिया में स्नो होती है, बाज़ एरिया बड़े रेनी होते हैं। तो मतलब मुख्तलिफ कंडीशन होती हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो वहाँ पे ज़ाहिर है जितनी वेदर की जिस तरह की कंडीशन होगी वहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर का रिस्पॉन्स भी डिफरेंट ही होगा। उसके बाद हमारे पास हैं जी एक्चुएटर्स। तो पॉसिबल एक्चुएटर्स क्या हो सकते हैं? स्टीयरिंग व्हील, एक्सेलरेटर, ब्रेक, सिग्नल, हॉर्न, ये क्या है जी? एक्चुएटर्स हैं। और पॉसिबल सेंसर्स कैमरास हो सकते हैं, सोनार हो सकते हैं, स्पीडोमीटर हो सकता है, जीपीएस हो सकता है, ऑडोमीटर है, इंजन सेंसर्स हैं, कीबोर्ड है, कैमरास हैं। सोनार आपने देखा होगा कि खास तौर पे समंदर के अंदर या इस्तेमाल करते हैं कि आप किसी चीज़ का फासला आपका अपनी जो ऑब्जेक्ट से नापने के लिए जीपीएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, ऑडोमीटर है कि आपने अभी तक कितना फासला ट्रैवल कर दिया है, ऑडोमीटर ये बताता है। इंजन सेंसर है, मुख्तलिफ किस्म के जो लोग गाड़ी पे जाते हैं उनको आइडिया होगा कि मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास रीडिंग्स आती रहती है इंजन की, तो जिससे पता चलता है कि कंडीशन क्या चल रही है इंजन की। और कीबोर्ड है टू इनपुट द डेस्टिनेशन, कि आप अपने कस्टमर जो है अपने टैक्सी ड्राइवर को बताया कि वो कहाँ जाना चाहता है। तो ये कीबोर्ड हो सकता है। इसके अलावा वॉइस, आजकल तो वॉइस रिकग्निशन सिस्टम बड़े एडवांस हो चुके हैं, तो कीबोर्ड के बजाय आपका माइक वगैरह भी हो सकता है जिसके थ्रू जो कस्टमर है वो टैक्सी को अपनी डेस्टिनेशन के मतलब बताए, ठीक है जी। तो ये पीस है जो अभी हमने डिस्कस की है फॉर द ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइवर। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं और हमारे पास मज़ीद कुछ एजेंट हैं और वो एजेंट की पीस लिखी हुई हैं, तो वो हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम है, एजेंट का नाम है। और इसकी परफॉर्मेंस मेजर क्या है? इसका परफॉर्मेंस मेजर है हेल्थी पेशेंट, रिड्यूस कास्ट। और इसकी जो एनवायरनमेंट है वो पेशेंट हैं, हॉस्पिटल हैं एंड स्टाफ है। और इसके एक्चुएटर्स हैं डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चंस, टेस्ट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट्स, रेफरल्स। सेंसर्स हैं कीबोर्ड एंट्री ऑफ सिम्टम्स, पेशेंट्स आंसर्स। And next agent we have is satellite image analysis system, and the performance measure of this system is correct image categorization. And the environment of this agent is downlink from orbiting satellite, and the actuator of this is display of scene categorization. और लास्टली हमारे पास इसके सेंसर हैं कलर पिक्सल अरेज, ठीक है। तो ये अगर आप वीडियोस वगैरह पे काम करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा आता है जो बैक हमें वैसे तो पिक्चर नज़र आ रही होती है, लेकिन जो बैक एंड पे डाटा है वो एक्चुअली एक अरे पिक्सल की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वो पिक्सल लॉट ऑफ पिक्सल बन के एक हमारे पास अरे बन गया, तो इसलिए जो सेटेलाइट से डाटा हमारे पास एक फॉर्म ऑफ पिक्सल अरे आ रहा होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एजेंट है पार्ट पिकिंग रोबोट। इसकी परफॉर्मेंस मेजर क्या है? परसेंटेज ऑफ पार्ट्स इन करेक्ट बिन्स। और इसकी एनवायरनमेंट क्या है? कन्वेयर बेल्ट विद पार्ट्स और बिन्स। और इसके एक्चुएटर्स हैं जॉइंट आर्म एंड हैंड। और इसके सेंसर्स हैं कैमरा, जॉइंट एंगल सेंसर्स। उसके बाद हमारे पास है जी रिफाइनरी कंट्रोलर एजेंट। इट्स परफॉर्मेंस मेजर इज प्योरिटी, यील्ड, सेफ्टी। और इसकी एनवायरनमेंट है रिफाइनरी,
ऑपरेटर्स, और इसके एक्चुएटर्स हैं वाल्व्स, पंप्स, हीटर्स, डिस्प्लेज, और उसके सेंसर्स हैं टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल सेंसर्स। और इसकी नेक्स्ट हमारे पास है इंटरैक्टिव इंग्लिश ट्यूटर। इट इज सिमिलर टू द एप्लीकेशन दैट यू गाइस टोल्ड मी अर्लियर। ऐसा नाम था उसका जी। तो उस तरह की इंटरैक्टिव इंग्लिश ट्यूटर है। तो इसका परफॉर्मेंस मेजर है स्टूडेंट स्कोर ऑन टेस्ट, एनवायरनमेंट है सेट ऑफ स्टूडेंट्स, टेस्टिंग एजेंसी, और इसके एक्चुएटर्स हैं डिस्प्ले ऑफ एक्सरसाइजेस, सजेशंस एंड करेक्शंस, और इसके सेंसर्स हैं कीबोर्ड एंट्री। तो अगेन ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन कीबोर्ड एंट्री हो सकता है। आजकल मैं अगेन आपको बता चुका हूँ कि वॉइस रिकग्निशन सिस्टम बड़े एडवांस हैं, तो आप कीबोर्ड की जगह पे माइक वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बेटा हमारे पास है उसकी इन्वायरमेंट के मतलब जो प्रॉपर्टी है। अब कुछ हमारे पास है इन्वायरमेंट टाइप्स। पीस डिस्क्रिप्शंस अभी हमने एक पहली बार डिस्कस की है, पीस डिस्क्रिप्शंस। और अब दूसरी अब हमारे पास थिंग है जिसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट टाइप्स। तो ये काफ़ी डिटेल से हम अभी स्टडी करेंगे कि पॉसिबल इन्वायरमेंट्स किस तरह की हो सकती हैं। ठीक है जी। तो उसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है वो है कि क्या हमारी इन्वायरमेंट जो है वो फुली ऑब्जर्वेबल है, पार्शली ऑब्जर्वेबल है, या अनऑब्जर्वेबल है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो सेंसर्स हैं, एक इन्वायरमेंट जो है अगर वो फुली ऑब्जर्वेबल है तो इसका मतलब है कि उसके पास तमाम स्टेट्स का, जो हमारी इन्वायरमेंट की स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स जो हैं उनका डाटा उसके पास मौजूद होगा हर वक्त। ठीक है, उसको पता होगा सारा डाटा वो ऑब्जर्व कर सकता है थ्रू सेंसर्स। लाइक क्रॉसवर्ड पजल जो है वो फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट है। ठीक है। तो इसका ये इसकी एक खास बात जो और है कि वो एनवायरनमेंट उसको फुली ऑब्जर्वेबल है। उसका बेनिफिट ये है कि जो हमारा एजेंट है उसको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि याद करने से मतलब है कोई इंटरनल स्टेट को कीप करने की, रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है। उसको पता है सब उसको सामने है और वो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये क्रॉसवर्ड पजल वगैरह आप मोबाइल पे बड़ी सारी गेम्स आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर के ऊपर आपने देखा होगा, संडे वगैरह की न्यूज़पेपर में आता है इंग्लिश वगैरह की अक्सर, ये हमारे पास है क्रॉसवर्ड पजल। ठीक है, जो कि फुली ऑब्जर्वेबल है। उसके बाद है कि पार्शियल ऑब्जर्वेबल है। तो वो कौन सी इन्वायरमेंट हो सकती है जो पार्शियली है? हो सकता है कि जो सेंसर्स हैं वो नॉइजी हो गए हों, सेंसर प्रॉपरली काम ना कर रहे हों, तो जिसकी वजह से हमें एनवायरनमेंट से कुछ कुछ चीज़ों का पता नहीं चल रहा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल पॉसिबिलिटी है, एक तो है कि सेंसर्स खराब हो गए हों, एक वैसे ही डिज़ाइन ही इस तरीके का है कि उसमें आपको कुछ चीज़ों का पता है, कुछ चीज़ों का नहीं पता है। जैसे हमारे पास है वैक्यूम क्लीनर। तो अगर आप एक सेल के अंदर मौजूद हैं तो आपको नहीं पता कि दूसरे सेल के अंदर इस वक्त डर्ट मौजूद है या नहीं है। अगर आप सेल ए के अंदर मौजूद है तो आपको नहीं पता कि सेल बी के अंदर अंदर डर्ट मौजूद है या नहीं है। ऐसे ही अगर ऑटोमेटिक टैक्सी ड्राइवर है तो उसको नहीं पता कि जो दूसरे ड्राइवर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है जी। तो ये है पार्शली ऑब्जर्वेबल। उसके बाद है हमारे पास कुछ एजेंट्स हैं जो कि कुछ एनवायरनमेंट्स हैं जो कि फुली अनऑब्जर्वेबल हैं, जो जो हमें पता नहीं होता एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल है कि उसका कोई सेंसर काम ना कर रहा हो या सेंसर है ही नहीं। ठीक है। तो जिसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे पास लेट्स सपोज कुछ लोग अल्लाह ताला कुछ लोग होते हैं जो पैदाइशी बहरे गूंगे होते हैं। ठीक है जी, सुन नहीं सकते। तो ऐसे तो फिर उन लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजरती है। ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे कि वो भी गुजार ही लेते हैं किसी न किसी तरीके से।
तो जब हमारे पास ऐसी इन्वायरमेंट होगी तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो अगले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि ये जब ऐसी सूरत हाल होगी तो क्या हो सकता है। ठीक है जी। अब हमारे पास एनवायरनमेंट टाइप्स में जो अगला पॉइंट है ये है सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सिंगल एजेंट का मतलब है कि वो एनवायरनमेंट में सिर्फ आप हैं काम कर रहे हैं। ठीक है जी, जैसे क्रॉसवर्ड पजल है तो उसमें आप सिंगल प्लेयर होते हैं, आप अपनी मर्जी से ही वो गेम को प्ले कर रहे हैं, कोई दूसरा प्लेयर वहां पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये सिंगल एजेंट है। तो लेकिन अगर हमारे पास आप चेस खेल रहे हैं या लूडो खेल रहे हैं तो वो सिंगल एजेंट नहीं है बल्कि टू एजेंट एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आपका ओपोनेंट भी मौजूद है। जो मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट है उसकी कुछ मजीद प्रॉपर्टीज हैं। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट के क्या क्या मजीद प्रॉपर्टीज हैं। तो जो मल्टी एजेंट जो है वो कम्पिटिटिव भी हो सकती है। एनवायरनमेंट जो है कम्पीट करना। ठीक है, तो जैसे चेस है तो उसमें अगर दो लोग दो एजेंट खेल रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, आपस में कम्पीट कर रहे हैं, एक का फायदा हो रहा है और दूसरे का नुकसान हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ एनवायरनमेंट्स ऐसी हो सकती हैं जो कोऑपरेटिव हो सकती हैं, लाइक टैक्सी ड्राइविंग। तो जब आप टैक्सी ड्राइविंग नहीं कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिक टैक्सी ड्राइवर जो होगा वो कम्पीट नहीं कर रहा होगा, तो वो यूजुअली कोऑपरेट कर रहा होगा फॉर द सेफ्टी ऑफ दी अदर्स। ठीक है, तो हम रोड के ऊपर सेफ्टी के लिए और दूसरे मेजर्स के लिए जो ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइवर है वो कोऑपरेट कर रहा होगा और साथ साथ थोड़ा सा कम्पीट भी कर रहा होगा। तो कम्पीट इन सेंस में कर रहा होगा कि वो अपनी जगह जो स्पॉट है रोड के ऊपर वो उसके लिए कम्पीट कर रहा होगा, दूसरों से दूसरे ड्राइवर्स के साथ मुकाबला भी कर रहा होगा। तो जो टैक्सी ड्राइविंग है इसका मतलब हुआ कि वो पार्शली कोऑपरेटिव है और पार्शली ही कम्पिटेटिव है। इसके बाद है कम्युनिकेशन। जब हम मल्टी एजेंट की बात करते हैं तो उसमें जो कम्युनिकेशन है वो एक रैशनल एक एक्ट हो जाता है। रैशनैलिटी की डिमांड है कि हम कम्युनिकेट करें। ठीक है जी, तो इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप लोग ग्रुप्स वगैरह में काम करते हैं तो बड़े मसले मसाइल होते हैं। आपको पता है कि वो सब स्टूडेंट्स हैं जो हर एक की अपनी सोच है, वो अपनी मर्जी से काम करना चाहता है। तो वो ग्रुप वो लीडर ग्रुप का लीडर अपने ग्रुप को सबसे अच्छे तरीके से मैनेज करता है जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, जो सबके साथ कम्युनिकेट करता है बेहतर तरीके से, उनके प्रॉब्लम्स को सुनता है, एड्रेस करने की कोशिश करता है। ठीक है, और मतलब कि बातचीत से मामला को कम्युनिकेशन से हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो अगर कम्युनिकेशन कमजोर होती है, वीक होती है, तो वो फिर दिल ही दिल में लावा पकता रहता है कि अच्छा उसने ये कर दिया, हालांकि उसने अच्छे नीयत से किया हो, अच्छा काम किया हो, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं हुआ प्रॉपरली। तो समझने वाला समझेगा यार पता नहीं उसने क्यों कर दिया, उसने अपना फायदा ये वो 100 बातें आती हैं। तो जब ये लावा पकता रहता है तो इसी स्टेज पे आके वो ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट है उसमें कम्युनिकेशन इज अ रैशनल एक्टिविटी, रैशनल काम है और ये बड़ा ज़रूरी है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है रैंडम बिहेवियर। बाज़ हमें रैंडम बिहेवियर जो है वो बड़ा अहम होता है। वो क्यों होता है कि हमारे पास इन्वायरमेंट ऐसी होती है कि हम उस चाहते हैं कि प्रोडिक्टिबिलिटी ना हो। जैसे आप चेस खेल रहे हैं या कोई और गेम खेल रहे हैं तो उसमें आपका रैंडम एक्टिविटी आपका फायदा होता है उसके अंदर। ठीक है जी, तो ये ऐसे ही है। जैसे लेट्स सपोज अगर आप कोई मैच शुरू होने लगा है तो उससे पहले टास्क करते हैं। तो टास्क करने का जो अमल है वो एक रैंडम एक्टिविटी है। ठीक है, तो वो अगर हम वो अंपायर कह दे कि जी यहाँ पे टीम ए बैटिंग करो या दूसरी टीम से कह दे कि टीम बी बैटिंग करो, तो बाकी सब लोग यही समझेंगे कि जी अंपायर ने जिसको बैटिंग करने के लिए कहा वो उसको फेवर कर रहा है। तो इससे बचने के लिए फिर क्या है, एक रैंडम एक्टिविटी परफॉर्म की जाए और वो क्या है, रैंडमाइज इवेंट है टॉस का, जिसमें हम एक टॉस परफॉर्म करते हैं और उसमें किसी के हक में भी किसी की फेवर में भी बात आ सकती है और ये सारा रैंडम एक्टिविटी
है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं फॉर द सिंगल एजेंट एंड मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट। उसके बाद है बेटा हमारे पास एनवायरनमेंट टाइप्स में डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये होता है कि आप जो नेक्स्ट स्टेट है वो डिटरमिन कर सकते हैं बाय द करंट स्टेट, कि आप मौजूदा स्टेट से अगली स्टेट के मतलब डिटरमिन कर सकते हैं कि आगे हम आप कहाँ जाएंगे, ठीक है जी। जो करंट स्टेट है, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि आप करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट के मतलब पता चला सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि अगली स्टेट करंट स्टेट से अगला क्या स्टेप होगा, उसका आगे वो क्या करेगा, ठीक है जी। स्टोकास्टिक जो है जो दूसरा है स्टोकास्टिक एनवायरनमेंट, वो होती है जिसमें हमें पता नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अनसर्टेनिटी है, अनसर्टन है, प्रोबेबिलिटीज हैं, क्या है जी, प्रोबेबिलिटी है कि इतने परसेंट हो सकता है, इतने परसेंट नहीं हो सकता। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो इसकी बड़ी एग्जांपल है टैक्सी ड्राइवर की, ठीक है जी। तो वो टैक्सी ड्राइवर जो है ऑटोमेटेड टैक्सी ड्राइवर है, उसकी एनवायरनमेंट जो है वो क्या है, क्या अनसर्टन है, ठीक है। जो उसको नहीं पता कि अगले लम्हे क्या हो जाएगा, इतनी अनसर्टन वोलाटाइल किस्म की उसकी एनवायरनमेंट है कि उसको नहीं पता कि अगले लम्हे क्या हो सकता है। तो आप लोग जानते हैं कि ट्रैफिक जो है वो कितना अनसर्टन जो ड्राइविंग है काम होता है। पास का इंजन आपको बगैर बताए अचानक ही इंजन आपका स्टॉप कर जाए या टायर ब्लास्ट कर जाए, या और कोई इवेंट आ सकता है, कोई स्ट्रे एनिमल अचानक सामने आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। तो आप कुछ आपको आपको जो ड्राइविंग है उसके अंदर कोई चीज कंफर्म नहीं होती कि अगले स्टेप में क्या होगा, ठीक है। तो बड़ी अनसर्टेनिटी रहती है। उसके बाद हमारे पास है तीसरा बड़ा अहम पॉइंट है नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक में भी हमारे पास अगले स्टेप के मतलब हमें नहीं पता, ठीक है। जो अगला स्टेप है वो मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं, करंट स्टेट से जो अगली स्टेट है वो क्या हो सकती है, मल्टीपल स्टेप, मल्टीपल जो है वो स्टेट्स हो सकती हैं। तो आप कहेंगे सर जो हमने स्टोकास्टिक पढ़ा है तो उसमें भी तो प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी आ रही है, नो। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही, ठीक है जी। इसमें हमें करंट स्टेट से अगली स्टेट में जब जाना है तो हमें नहीं पता कि वो स्टेट हम अगली में जाएंगे या नहीं जाएंगे, और जाने और ना जाने में क्या है, प्रोबेबिलिटी अटैच नहीं है, ठीक है जी। तो ऐसे ही है जैसे बात का ये होता है कि आप कोई गेम खेल रहे हो या कोई और कुछ चीज काम परफॉर्म कर रहे हो और जो वो डिवाइस है वो खराब हो, ठीक है। या आप कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बटन बटन जो है वो बाज का काम करता है, वो की बाज का काम करती है, बाज का नहीं करती, वो खराब हो चुकी है ना। तो आप प्रेस एक दफा प्रेस करते हैं, वो फर्ज करें ए की है, ए वर्ड लेटर जो ए है ना उसकी की है, तो आप उसको ए को प्रेस करते हो तो स्क्रीन पे ए लिखा आ जाता है। फिर आप बाज का उसको ए को प्रेस करते हो नहीं लिखा आता, फिर प्रेस करते हो फिर नहीं आता, फिर प्रेस करते हो फिर नहीं आता, फिर करते हो फिर आ जाता है, ठीक है। तो यू डोंट नो कि अब जो अगला स्टेप है जो आपने एक्शन परफॉर्म किया है तो वो क्या होगा या नहीं होगा। तो वो बाज का होता है, बाज का नहीं होता, आप श्योर नहीं है वो चीज़ खराब हो गई है और आप श्योर नहीं है कि वो होगी लाजमी। अगर तो कीबोर्ड ठीक है आपका तो आप ए प्रेस करोगे तो आप एब्सोल्युटली डिटरमिन होगे, डिटरमिन कर सकते हो कि वो एक्टिविटी होगी, वो ए लिखा जाएगा। लेकिन वो अगर खराब है तो आपको नहीं पता कि वो होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन आगे जाके हमारा जो वैक्यूम क्लीनर है उसके लिए ये सिचुएशन हम क्रिएट करेंगे कि वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम डिटेल से वहां पे मजीद देखेंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास है कि क्या हमारी जो एनवायरनमेंट है वो एपिसोडिक है या सिक्वेंशियल है। एपिसोडिक का मतलब है कि एटॉमिक स्टेप्स में वो काम परफॉर्म करता है, ठीक है। एपिसोडिक का मतलब है एटॉमिक स्टेप्स में, एक स्टेप का दूसरे स्टेप पे कोई असर नहीं है। जैसे एक रोबोट है,
उसको हम बंडल ऑफ पिक्चर्स दे देते हैं और उसने बताना है कि इस पिक्चर में कैट है या डॉग है। तो पहली पिक्चर उठाता है, उसमें कैट है, वो कैट साइड पे कैट कैट वाली साइड पे रख देता है, अगर उसमें डॉग है तो वो डॉग वाली साइड में रख देता है। तो हर पिक्चर का जो डिसीजन है वो अलहदा से हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उससे पहली वाली पिक्चर में कैट था या डॉग थी, कैट थी या डॉग था, क्या था पहली वाली में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाद वाली में क्या होगा। उसने करंट पिक्चर को देखा और उसके मुताबिक फैसला किया। ठीक है, तो ऐसी इन्वायरमेंट को हम कहते हैं एपिसोडिक, एक का दूसरे पे कोई असर नहीं हो रहा। ये क्लासिफिकेशन का टास्क जो है मशीन लर्निंग के अंदर जैसे ही है, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया, कैट और डॉग को क्लासीफाई करने का जो टास्क है वो एपिसोडिक है। और बाज का ये होता है कि एनवायरनमेंट जो है वो क्या होती है, सिक्वेंशियल होती है, यानी एक स्टेप का, एक स्टेट का असर दूसरे स्टेट पे भी जा रहा होता है। जैसे चेस है तो उसकी एक चाल का असर जो है आगे भी पड़ सकता है, और ऐसे टैक्सी ड्राइवर है जिसमें आपका क्या हो सकता है कि उसका एक डिसीजन का असर है वो आगे भी पड़ सकता है, वो दूर नताज उसके आ सकते हैं। ठीक है जी। तो चेस और जो टैक्सी ड्राइविंग है इनकी इन्वायरमेंट क्या है, सिक्वेंशियल, और जो क्लासिफिकेशन है उसकी जो इन्वायरमेंट हमारे पास है वो है जी एपिसोडिक। हाँ जी बेटा, इसके बाद हमारे पास है इन्वायरमेंट टाइप्स में अगला पॉइंट स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। तो स्टैटिक का मतलब है कि एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रही, ठीक है जी, स्टैटिक रहती है। आप वाइल डेलिबरेटिंग, जब आप सोच भी रहे हैं, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे, सोच रहे हैं, जस्ट सलाह मशवरा कर रहे हैं, तब भी हमारी इन्वायरमेंट है स्टैटिक रहती है। जैसे क्रॉसवर्ड पजल है, क्रॉसवर्ड पजल क्या है उसके अंदर जी, कि वो जो इन्वायरमेंट है वो वैसी की वैसी रहती है, बेशक आप सोच रहे हो कि यहाँ पे क्या मैं लिखूँ, अब क्या आएगा, फिर भी वहां पे कोई चेंज नहीं आ रहा होता। ऑन द अदर हैंड जो डायनामिक है उसमें ये है कि जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होती रहती है। जैसे टैक्सी ड्राइवर के लिए जो एनवायरनमेंट है वो क्या होगी, डायनामिक होगी। वो बेशक टैक्सी वाला एक जगह पे खड़ा भी हो लेकिन उसके इर्द गिर्द जो है एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, या वो जब खुद भी मूव कर रहा हो फिर भी उसके इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होती रहेगी। उसके बाद हमारे पास है सेमी डायनामिक इन्वायरमेंट। जो सेमी डायनामिक इन्वायरमेंट है उसमें इन्वायरमेंट इटसेल्फ तो चेंज नहीं होती, लेकिन हमारे एजेंट का स्कोर जो है वो चेंज होता रहता है। इसकी एग्जांपल है चेस विद क्लॉक। अगर आपने कभी देखा है चेस विद क्लॉक, दो प्लेयर खेल रहे होते हैं और वो साथ एक क्लॉक रखा होता है, तो वो जिसकी बारी होती है उसका उसकी साइड पे क्लॉक चलना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। और जब वो अपनी जब तक सोता रहता है वो क्लॉक चलता रहता है, और जब वो अपनी बारी करता है तो वो क्लॉक को टर्न कर देता है, तो वो फिर उसकी तरफ से क्लॉक स्टॉप हो जाता है और वो दूसरी तरफ से शुरू हो जाता है। तो इसको मजीद समझने के लिए आप यूट्यूब पे जाके चेस विद क्लॉक लिखेंगे तो आपको ऐसे कई लोग खेलते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये जो इन्वायरमेंट है चेस विद क्लॉक, ये बेसिकली क्या है हमारे पास, एक सेमी डायनेमिक इन्वायरमेंट है। उसके बाद हमारे पास बेटा है डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस इन्वायरमेंट। के डिस्क्रीट हमारे पास है कि हमारे पास जो स्टेट्स हैं वो फाइनाइट स्टेट्स हैं, होती हैं। ठीक है, जैसे चेस है, चेस की जो स्टेट्स हैं वो फाइनाइट हैं, गिनी जा सकती हैं। ठीक है, बट ऑन अदर हैंड जो टैक्सी ड्राइविंग है वो हमारे पास उसकी जो स्टेट्स हैं वो कंटिन्यूस हैं, वो गिनी नहीं जा सकती। ठीक है जी। जैसे स्पीड और लोकेशन है, तो ये रेंजेस की फॉर्म में आती हैं, इनको हम गिन नहीं सकते, एग्जैक्ट स्टेट्स की फॉर्म में बता नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपने प्रोबेबिलिटी सेट वगैरह में देखा होगा कि डिस्क्रीट डाटा होता है, कुछ वेरिएबल डाटा या कंटिन्यूस डाटा, तो ये बिल्कुल उसी सेंस में ये बात हो रही है। और लास्ट जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो है जी इन्वायरमेंट टाइप्स में, वो है नॉन वर्सेस अननोन। नॉन वर्सेस अननोन जो है ये बेसिकली एनवायरनमेंट टाइप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये एनवायरनमेंट टाइप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये बल्कि एजेंट की प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है
नॉन वर्सेस नॉन, मैं अगेन बता रहा हूँ, नॉन वर्सेस अननोन जो है वो एनवायरनमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है सच। लेकिन ये एजेंट के साथ ये चीज अटैच है। तो इसमें क्या होता है, नॉन में क्या होता है जी, अ, कि एजेंट जो है वो सब कुछ जानता है, तमाम लॉज को जानता है, ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे एजेंट को हम कहते हैं कि वो एनवायरनमेंट के मतलब जानता है, नोन है, ठीक है। और जो अननोन है उसके उसमें होता है कि एजेंट को एनवायरनमेंट के मतलब नहीं पता होता कि एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है। अब इसको बताना इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करें अदर प्रॉपर्टीज़ के साथ जो अभी हमने स्टडी की हैं। उसमें जो प्रॉपर्टी है जो अभी हमने स्टडी की हैं, वो है एक सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी, ऑब्जर्वेबल वर्सेस नॉन ऑब्जर्वेबल, ठीक है। तो नॉन और अननोन जो है ये डिफरेंट है ऑब्जर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल से, ठीक है। फॉर एग्जांपल, a known environment can be partially observable, ठीक है। solitaire card games know all rules but enable to see other cards, ठीक है। आप solitaire कार्ड गेम खेल रहे हैं और आपको तमाम रूल्स का पता है, तमाम रूल्स का पता है आपको, तो इसका मतलब है नॉन, ठीक है। लेकिन आप सारे कार्ड नहीं देख सकते, तो इसका मतलब है कि वो पार्शली ऑब्जर्वेबल है, पार्शली ऑब्जर्वेबल है, ठीक है जी। तो ये नॉन है लेकिन पार्शली ऑब्जर्वेबल है। और जो दूसरा है कि एनवायरनमेंट अननोन हो सकती है लेकिन वो फुली ऑब्जर्वेबल हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अ वीडियो गेम, एंटायर गेम स्टेट ऑन स्क्रीन बट डोंट नो अबाउट बटन्स, कि आप गेम आपने एक ओपन कर ली है और आप सारी की सारी गेम की जो स्क्रीन है वो आप देख सकते हैं, सारे बटन्स आप देख सकते हैं। इसका मतलब है कि वो फुली ऑब्जर्वेबल है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपने उस गेम को कैसे प्ले करना है। तो इसका मतलब है कि वो अननोन है आपके लिए, ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें हैं कि ऑब्जर्वेबिलिटी, ऑब्जर्वेबल, और नॉन अननोन, दो डिफरेंट थिंग्स हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस हो सकती हैं, ठीक है जी। तो ये बेटा हमारे पास हैं कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स। तो अभी आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, तो आप इनको जल्दी से एक दफ़ा पढ़ लें, और फिर मैं आपसे कुछ इसमें से रैंडमली कुछ पूछूंगा कि वो प्राप्ति क्यों है, वाई, ठीक है, वाई के साथ पूछूंगा कि आप जो एनवायरनमेंट टास्क का नीचे लिखे हुए हैं, टास्क एनवायरनमेंट इसे कहते हैं, जो नीचे टास्क एनवायरनमेंट लिखे हुए हैं और उनकी आगे प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, तो वो क्यों हैं, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो आपके पास 2 मिनट है, इसको एक दफ़ा स्टडी कर लें और फिर मैं आपसे पूछता हूँ। तो आई होप कि आपने इसको देख लिया है। तो सबसे पहले मुझे बताएं, एमएससी के सीआर और जीआर बारी बारी बताएं कि जो पहली हमारे पास है क्रॉसवर्ड पजल। सर क्योंकि इसमें करंट स्टेट को ऑब्जर्व किया जा रहा है, मतलब करंट स्टेट जो है वो देख सकते हैं हम, और जैसे वो टैक्सी ड्राइवर है उसमें हम करंट नहीं नहीं, स्टेट टैक्सी को ड्राइवर पे देखते नहीं हैं जा रहे लेकिन हैं हम, नेक्स्ट नहीं है। पहली, सिर्फ पहली का बताएं, क्रॉसवर्ड पजल। मेरा क्वेश्चन है कि जो क्रॉसवर्ड पजल है टास्क एनवायरनमेंट, इसके अंदर हमने कहा है कि ये डिटर्मिनिस्टिक है, तो ये क्यों है, ये कैसे है, ये पूछा मैंने। क्योंकि उसका एनवायरनमेंट चेंज नहीं है हो रहा और हम उसको मतलब डिटरमिन कर रहे हैं, वो एट नहीं, द अगर सेम अगर स्टेट पे एनवायरनमेंट चेंज, स्टेबल है। अगर एनवायरनमेंट चेंज ना हो तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक, कि उसका एनवायरनमेंट क्या है, स्टैटिक है। अगर उसका एनवायरनमेंट चेंज ना हो रहा हो तो हम क्या कहते हैं, वो एनवायरनमेंट क्या है, स्टैटिक है, ठीक है, ये कहते हैं। तो डिटर्मिनिस्टिक का क्या मतलब है, पहले तो मुझे ये बताया ना कि डिटर्मिनिस्टिक से क्या मुराद है। क्योंकि हमने प्रीवियस स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में डिटरमिन करना होता है। हाँ, प्रीवियस जो करंट स्टेट है, करंट स्टेट से हम नेक्स्ट स्टेट को डिटरमिन कर सके, वैसे इसको डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं, ठीक है। तो ये क्रॉसवर्ड पजल है, ये क्या है, डिटर्मिनिस्टिक है। इसका मतलब ये है कि इसकी करंट स्टेट से जो मौजूदा स्टेट है
उससे हम अगली स्टेट को डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो ये जो टैक्सी ड्राइविंग है वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, तो ऐसा क्यों है? तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? जो टैक्सी ड्राइविंग है वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, तो ऐसा क्यों है? सर क्योंकि टैक्सी ड्राइविंग जो होती है ना, मतलब अगर एक टैक्सी ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा है तो उसको थोड़ा बहुत अंदाजा होता है अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अच्छा। मतलब एक तो सडन जो एक्सीडेंट होता है वो एक अलग चीज होती है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत तो अंदाजा होता ही है ना कि अगर मैं इस रोड पे ड्राइव कर रहा हूँ तो ये रोड किस तरह का है, इसलिए पार्शियली ऑब्जर्व थोड़ा बहुत अंदाजा होता है, यानी कि उसको सारा अंदाजा नहीं होता कि क्या हो रहा है इस रोड के ऊपर। यस सर, अगर कोई सडन इन्वायरमेंट अकर हो जाता है तो हाँ। मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बारे में उसको नहीं बताता। हाँ, कुछ हमारे पास गाड़ियां हैं कि जो अनऑब्जर्वेबल होती हैं। वो एक फर्ज करें कि ट्रक जा रहा है आपकी गाड़ी के आगे, तो आपको नहीं यस सर। पता कि ट्रक के आगे क्या हो रहा है, कौन गाड़ी जा रही है। अक्सर जो होते हैं ना एक्सीडेंट, आपने नोट किया होगा अगर आप लोग बॉयज खासतौर पर ड्राइविंग करते हैं, तो वो बड़ी गाड़ी के पीछे एक छोटी गाड़ी जा रही होती है। अब वो छोटी गाड़ी को नहीं पता होता है कि बड़ी गाड़ी के आगे क्या हो रहा है, तो वो छोटी गाड़ी बड़ी फ्रस्ट्रेट होती है कि मैंने इसको क्रॉस करना है किसी तरीके से, यार वो रोड जगह नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ। तो वो रैश हो के ना थोड़ा सा उसको क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो जैसे वो करने की कोशिश करता है तो वो बड़ी गाड़ी के आगे कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट हो रहा होता है कि वो उसमें जाके सीधा स्टक हो जाता है। ठीक है, तो ये पार्शल जो ड्राइविंग है ये पार्शली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट के अंदर होती है। ठीक है जी। और इंटरैक्टिव इंग्लिश ट्यूटर है, ये हमारे पास क्या है, ये स्टोकास्टिक है, तो ऐसा क्यों है? इसकी जो प्रॉपर्टी है इंटरैक्टिव इंग्लिश ट्यूटर, इसकी प्रॉपर्टी में आ रहा है ये स्टोकास्टिक है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। ठीक है जी। क्योंकि सर इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रैंडम होती है और इनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते प्रिसाइजली, इस वजह से शायद जो शियास्टिक है क्या प्रेडिक्टिंग कर सकते? यानी नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो पहले इवेंट्स हो रहे हैं वो रैंडम हो रहे हैं। स्टोकास्टिक है। मैंने स्टोकास्टिक आपको क्या बताया, ये क्या होती है? स्टोकास्टिक में डिटर्मिनिस्टिक की तो हमने बात पहले कर लिया कि इसमें हमें करंट स्टेट से अगली स्टेट के मतलब पता चला सकते हैं। स्टोकास्टिक से क्या मुराद है? यानी रैंडम है तो करंट स्टेट से अगली प्रोबेबिलिटी चेंज हो सकती है। हाँ, करंट स्टेट से अगली स्टेट के मतलब हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी के साथ बता सकते हैं कि अगली स्टेट, ये स्टेट में जाने के चांस 10% हैं। ठीक है जी। तो हाँ जी, हम आपसे पूछते हैं, आप घर में बैठे हो ना अभी, तो अभी शाम को आपका क्या प्रोग्राम है? तो आप कहेंगे कि जी शाम को मेरा 10% चांस है कि मैं घर में रहूँगा, 50% चांस है कि मैं दोस्त के पास चला जाऊँगा, और जो बाकी 40% चांस है वो ये है कि जी मैं जो है ना वो किसी फंक्शन पे चला जाऊँगा। ठीक है, तो आप करंट स्टेट से अगली स्टेट के मतलब बता रहे हैं, लेकिन आप क्या हैं, डिटरमिनेंट नहीं है फुली, आप विद प्रोबेबिलिटीज आप बता रहे हैं कि अगली स्टेट क्या हो सकती है। तो ऐसे ही इंटरैक्टिव इंग्लिश ट्यूटर है, तो इसमें भी आप विद प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट क्या है, स्टोकास्टिक है।